बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 2 चलें स्टार्ट करते हैं। टाइम शेयरिंग इन बैच सिस्टम द यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द जॉब व्हेन इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूट। बैच सिस्टम जो कि एक बहुत पुराना सिस्टम है, या पहले जो यूज़ होता था बैच सिस्टम, उसके अंदर जब कोई जॉब एग्जीक्यूट के लिए सबमिट कर दी जाती थी तो फिर कोई चांसेस नहीं थे यूज़र के लिए कि उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकें। इट मीन्स दैट ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स मस्ट बी एंटिसिपेटेड बिफोर हैड एज यूज़र कैन नॉट मेक द करेक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी वो हमें पहले मालूम होनी चाहिए ताकि बाद में कोई उसके अंदर चेंजिंग करने का तसव्वुर ना हो। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, जितनी भी जॉब थी वो रिपीटिंग सिस्टम के ज़रिए बैचेज़ कर दी जाती थी। तो जब बैचेज़ जॉब हो जाती थी बैच सिस्टम के अंदर, तो उसके बाद कोई चांसेस नहीं था कि यूज़र उसको चेंज कर सके। फिर उसके बाद टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आया। टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरेक्टिव। कंप्यूटर सिस्टम को मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए टाइम शेयरिंग का तस्वर दिया गया। CPU इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट इज़ शेयर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर CPU एक बहुत ही अहम और सबसे अहम सोर्सेज है जो कि यूज़ किया जाता है। ईच जॉब गेट CPU फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जितनी भी जॉब्स किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती हैं करने के लिए, उनके अंदर हर जॉब्स को CPU थोड़ी देर के लिए अलाउ किया जाता है, क्योंकि जितनी भी जॉब्स आती हैं वो CPU से गुजर के ही एग्जीक्यूट होती हैं। व्हेन द अलॉटेड टाइम पीरियड फॉर ए जॉब इज़ यूज्ड, जब कोई टाइम जो किसी को अलॉट किया जाता था जॉब को वो यूज़ हो जाता था, द नेक्स्ट जॉब इज़ लाइन एलोकेटेड टू CPU। तो फिर CPU पुराने वाले से लेके न्यू जॉब को एलोकेट कर दिया जाता था। यानी कि CPU एक ही रिसोर्सेज होता था जो कि सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। तो अगर एक टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब्स आ गई हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि टाइम को शेयरिंग कर लिया जाता था, यानी कि कुछ कुछ टाइम के लिए CPU को अलाउ कर दिया जाता था हर एक के लिए। जैसे पुरानी जॉब की टाइम शेयरिंग ख़त्म हो जाती थी तो फिर CPU न्यू जॉब्स को अलाउ कर दिया जाता था। तो इस तरह CPU एक जॉब से लेकर दूसरे को, दूसरे से लेकर तीसरे को, तीसरे से लेकर फिर पहले को टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट है। द स्विचिंग बिटवीन जॉब्स अकर वेरी फ्रिक्वेंटली। स्विचिंग यानी कि एक जॉब से लेके CPU दूसरे को देना स्विचिंग कहलाता है। तो ये बहुत ही तेज़ी से होने वाला काम है। इट अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द जॉब एट इट्स रनिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द जॉब्स एट द एग्जीक्यूशन। द कम्युनिकेशन यूजुअली अकर्स विया कीबोर्ड। जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो कीबोर्ड के थ्रू होती है कि अब किसको CPU आपने अलाउ करना है। द यूज़र गेट ए प्रॉम्प्ट टू एंटर ए कमांड। यूज़र जो होता है वो कीबोर्ड के ज़रिए कोई बटन एंटर करता है तो वो एक इंटरप्ट पैदा करता है कि मुझे अब कमांड चाहिए या मुझे अब CPU चाहिए। द यूज़र मस्ट नो द स्टेटस ऑफ द जॉब इन ऑर्डर टू एंटर द रेलेवेंट कमांड। द आउटपुट ऑफ द जॉब इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन द मॉनिटर। जनरली कमांड्स गिवन बाय द यूज़र टेक वेरी लिटिल टाइम टू एग्जीक्यूट। नॉर्मल तौर पर जो जॉब आती हैं वो बहुत ही लिटिल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती हैं। The control turn to the command line after finishing command. It display the prompt to indicate that the system is ready to execute another job. जैसे ही CPU जो है अपनी जॉब को फिनिश करता है तो वो कमांड लाइन पर चला जाता है। ये शो करता है कि अब वो फ्री है। जिस सिस्टम्स के अंदर ये शो करता है उसकी एग्ज़ाम DOS और यूनिक्स है, जिसके अंदर वो शो करता होता है कि मुझे नेक्स्ट जॉब बताओ, अब मैं फ्री हूँ। टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम कौन से हैं जिनके अंदर टाइम शेयरिंग होती है? तो सिस्टम के अंदर होता क्या है? टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस एंड इंटरेक्टिव सिस्टम है। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टी यूज़र हैं, मल्टी प्रोसेसर हैं और इंटरेक्टिव सिस्टम है। इट अलाउ मल्टी यूज़र टू शेयर द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। अगर एक कंप्यूटर है तो उसके बहुत से यूज़र हैं, इस्तेमाल करने वाले बहुत से हैं, तो ये सिस्टम उनको अलाउ करता है कि आप एक कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करें। ये सिस्टम कब यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन द सेवरल यूज़र आर लिंक्ड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क टू ए सिंगल कंप्यूटर। किसी एक सिंगल कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग के जरिए बहुत से यूज़र कनेक्टेड हैं। द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क ऑन वन थ्रू टाइम स्लाइसिंग। द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क ऑन वन यूजर्स टास्क फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। बहुत ही थोड़े यानी कि सेकंडों के भी नैनो और उसके हज़ारवें हिस्से के दरमियान ये काम कर देता है। इट देन गोज़ टू द नेक्स्ट यूज़र टास्क। जब वो टास्क उसका कंप्लीट होता है तो वो नेक्स्ट टास्क की तरफ चला जाता है। इट इज़ अकम्पलिश्ड थ्रू द टाइम स्लाइसिंग।
ये तमाम काम एक टाइम स्लाइसिंग के ज़रिए होता है। ईच टास्क गेट ए टाइम स्लाइस इन ए राउंड रोबन फैशन। राउंड रोबन हम आगे पढ़ेंगे, ये एक टेक्निक है। द टास्क कंटिन्यूज अनटिल द टाइम स्लाइस इज एंड। तो टाइम स्लाइस का आप इस तरह समझ लें कि कोई भी चीज़ किसी को अलाउ कर दी जाती है या एक टोकन अलाउ कर दिया जाता है कि आपके पास इतनी देर तक CPU यूज़ करने का अख्तियार है, इतनी देर तक आप CPU यूज़ करें और उसके बाद जैसे ही आपका ये टोकन ख़त्म होगा तो आप CPU रिटर्न कर दें। ईच टास्क गेट द टाइम स्लाइस इन रोड। द टास्क स्टॉप व्हेन द गिवन टाइम slice is finished and wait for the end the slice. The CPU can be allocated to a job only if that job is currently in memory. अगर कोई जॉब मेमोरी में करंटली अवेलेबल है तो फिर ही CPU उसको एलोकेट किया जा सकता है। यानी कि जो जो जॉब्स करंटली मेमोरी के अंदर अवेलेबल होंगी उनको ही CPU अलाउ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंप्यूटर है तो एक उसके अंदर CPU है, उसको कमांड दी जाती है कि तुमने वीडियो चलानी है, फिर कमांड दी जाती है तुमने ऑडियो चलानी है, फिर कमांड दी जाती है कि तुमने पिक्चर ओपन करनी है, PDF फाइल ओपन करनी है, वर्ल्ड फाइल ओपन करनी है, फिर उसके बाद तुमने एडिटिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर यकदम उसको दे दी जाएँ तो CPU तो एक है, तो फिर वो किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा कि मैंने सबसे पहले किसको करना है और पहले जो टास्क आया है उसको कितना टाइम देना है, फिर दूसरा टास्क जो आया है उसको कितना टाइम देना है। तो वो इस तरह जल्दी काम करता है कि यूज़र को पता ही नहीं चलता कि पीछे CPU ने तमाम जॉब्स को ईजिली हैंडल किया है, इतनी तेज़ी से हैंडल किया तो ऐसे लगता है कि सब कुछ यकदम ओपन हो गया है। यानी कि इतनी ज़्यादा उसके पास जॉब आती हैं यकदम और उन सब को वो साइमल्टेनियसली फटाफट हल कर देता है। तो आप ये देख सकते हैं अगर ये कुछ CPU है तो उसके पास पहले जॉब ये आई है, फिर ये आई है, फिर ये आई है, फिर ये आई है, 5 फिर 6। तो इतनी तेज़ी से वो काम करता है, इतनी तेज़ी से काम करता है कि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे के सबके लिए काम कर रहा होता है। तो जो यूज़र कंप्यूटर पे बैठा है उसको पता ही नहीं चलता है कि एक CPU किस तरह इन सब को मैनेज कर रहा है, कितनी तेज़ी से 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में हर एक को मैनेज कर रहा है। तो ये इसी की एग्जांपल है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कोई एक पंखा होता है, उसके 3 पर होते हैं, तो वो जब स्टिल होते हैं तो हमें तीनों नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो रनिंग फॉर्म में होते हैं तो हमें एक भी नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि इतना फास्ट नज़र आ रहा होता है कैसे लगता है कोई एक ही डिवाइस है। तो सेम वही हाल CPU का है, वो इतनी तेज़ी से काम कर रहा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो हर एक को टाइम दे रहा है। एक रिबत बन जाता है उनके आपस में, तो वो हर एक को टाइम दिया जाता है और हर एक का काम किए जाता है। ये था कि जब एक कंप्यूटर के ऊपर बहुत से लोग इंटरेक्टिव होते हैं यानी कि काम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली नेटवर्किंग के ज़रिए, फिर उसके बाद जो कंसेप्ट आया था वो है पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम का। यानी कि हर एक के पास अपना अपना कंप्यूटर हो, जो भी यूज़र हो उसके पास अपना कंप्यूटर हो। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ पास्ट हैज़ बीन वेरी एक्सपेंसिव। तो ये तब बहुत महंगा था। ए सिंगल मशीन माइट हैव मैनी यूज़र टू कीप कॉस्ट डाउन। तो एक अगर मशीन है तो उसके बहुत से यूज़र थे तो उसकी कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई, लेकिन जब हर एक ने अपनी अपनी मशीन लेके आनी थी तो उसके लिए थोड़ा महंगा हो जाना था। पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम आर प्राइमरी डिज़ाइन फॉर ए सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट। जो शुरू में डिज़ाइन किया जाता था इसका ये मतलब था कि हर कोई एक बंदा एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल करे। दे आर नॉट टू कंसर्न विद प्रोटेक्शन बिकॉज ओनली वन यूज़र एक्सेस द मशीन। तो जो नेटवर्किंग का सिस्टम था उसके अंदर प्रोटेक्शन एक मसला था, एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि हर एक ने अपना अपना इस्तेमाल करना था तो उसके अंदर प्रोटेक्शन मसला आ जाता था कि कोई उसको मिस यूज़ ना करे। लेकिन जब पर्सनल कंप्यूटर आया तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन इतनी कंसर्न नहीं था, क्योंकि हर एक अपनी मशीन होती थी, तो इसलिए उनको कोई सिक्योरिटी नहीं था कि कोई और आके इसके साथ कोई शरारत कर जाए। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो अब अगर एक मशीन है तो उसके अंदर प्रोसेसर भी एक लगा है, लेकिन अगर काम बहुत ज़्यादा है, एक प्रोसेसर वो काम करते हुए थक जाता है या टाइम बहुत लेता है, तो उसके लिए जो नई टेक्निक आई थी कि एक प्रोसेसर की जगह 2 प्रोसेसर लगा दिए जाएँ या एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा दी जाएँ। Multiprocessing is a type of processing in which two or more processors work together on to process more than one program simultaneously। तो इसकी ये टेक्निक थी कि अगर कोई एक जॉब आई है तो उसको एक से ज़्यादा प्रोसेसर काम करना शुरू कर दें। इट अलाउ द सिस्टम टू डू मोर वर्क इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो टाइम अगर 5 घंटे में होना था या 5 मिनट में होना था या 5 सेकंड में होना था, तो अगर 2 प्रोसेसर काम कर रहे हैं तो वो हाफ टाइम में हो जाएगा। यूनिक्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यूनिक्स उसकी एग्जांपल है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जिस तरह विंडो है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को हम पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं और टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं।
टाइटली कपल सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये आपस में शेयरिंग की होती है इन्होंने, यानी कि इन्होंने आपस में कपल बना लिया है, कि ये आपस में कपल बना लिया और इनकी मेमोरी आपस में शेयरिंग है, इनके रिसोर्सेज आपस में शेयरिंग है। तो जब तक वो कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तो ये आपस में कपल बना के ही रखेंगे, तो इसलिए ये टाइटली कपल है। तो इसके उल्ट जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है या टर्म्स यूज़ की जाती है वो है लूजली कपल, उसको हम आगे देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि जो हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले है कि ये रिड्यूस कॉस्ट कर देता है। सेपरेट पावर सप्लाई या मदरबोर्ड फॉर ईच चिप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट रिड्यूस द कॉस्ट। एक ही मदरबोर्ड है, उसके अंदर पहले एक CPU था, तो बजाय कि हम एक और मशीन लेके आते उसके अंदर भी एक CPU होता है, एक और मशीन लेके आते उसके अंदर भी एक CPU होता है, तो हम मशीन एक ही रखते हैं और उसके अंदर ही CPU लगा देते हैं 2 या 3। तो इस तरह जो बाकी जो पुर्जे वगैरह थे उनके लिए कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। इंक्रीज रिलायबिलिटी, तो इसकी रिलायबिलिटी यानी कि काम करने की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ गई है। ज़ाहिर सी बात है जहाँ कोई एक काम करता था वहाँ 2 करेंगे या 3 करेंगे। इंक्रीज थ्रू आउट, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोसेसर कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम, यानी कि लेस टाइम में ज़्यादा काम हो जाता था। ज़ाहिर सी बात है जब 2 बंदे काम करें तो फिर जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। It is important to note that the doubling the number of the processor does not have the time to complete a job, does not half the time to complete a job। ये एक पॉइंट नोट करने वाला है कि वो कह रहा है कि अगर हम डबल कर दें प्रोसेसर को तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम जो है जॉब का वो हाफ हो जाएगा, बल्कि ये है कि जो एक जॉब को टाइम लगता है, फ़र्ज़ करें 5 टाइम लगते हैं तो वो 5 के 5 ही रहेंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि हाफ काम एक प्रोसेसर करेगा, हाफ काम एक प्रोसेसर करेगा, टाइम जॉब का सेम ही रहेगा। इट इज़ ड्यू टू ओवर एडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड कंटेंटेशन फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, एक है सिमेट्रिक और एक है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इन विच मल्टी प्रोसेसर वर्क टुगेदर ऑन ए सेम टास्क इज कॉल्ड द सिमेट्रिक प्रोसेसिंग। यानी कि अगर मुख्तलिफ प्रोसेसर जो हैं सिर्फ एक टास्क के ऊपर काम करते हैं तो हम उसको कहते हैं ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक टास्क हमें मिला है तो उसके अंदर एक CPU 2 CPU 3 CPU सब उसी टास्क को काम करेंगे, तो इनकी जो मेमोरी है वो जो होगी शेयर्ड मेमोरी होगी, क्योंकि एक का टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो जब तक आपस में शेयरिंग नहीं करेंगे, डाटा शेयर नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो एक टास्क को किस तरह हैंडल कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो जब आपस में शेयरिंग कर लेते हैं तो वो अपनी जॉब को ईजिली समझ लेते हैं और उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। जो दूसरी टाइप है वो है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक इन विच इंडिविजुअल प्रोसेसर आर dedicated to particular tasks such as running the operating system या performing user request is called the asymmetric multiprocessing। यानी कि इसके उल्ट जो दूसरी टेक्निक है वो है asymmetric multiprocessing। इसके अंदर क्या होता है कि हर टास्क हर CPU को असाइन कर दिया जाता है, अलग अलग CPU को अलग अलग जॉब असाइन कर दी जाती है। तो इस तरह फिर क्या होगा कि हर एक की अपनी अपनी मेमोरी होगी, इसमें शेयर्ड मेमोरी नहीं होगी, क्योंकि हर एक का टास्क अपना है तो फिर वो क्यों शेयर करे। जब टास्क सबका एक होगा तो फिर आपस में शेयरिंग होगी, लेकिन जब हर एक अपना अपना टास्क होगा तो फिर हर एक की मेमोरी भी अपनी अपनी होगी। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट आता है वो मास्टर CPU और स्लेव CPU का आता है। इसको भी हम आगे मज़ीद देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।